हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, आज हमारी जीके सीरीज़ का पार्ट 5 है। तो नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ पंजाब इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स इन इंडिया। तो पंजाब की पोजीशन पूछी है एग्स की अवेलेबिलिटी में, राइट। तो देखिए, एग्स की अवेलेबिलिटी में पंजाब का जो रैंक है वो 4th रैंक आता है, राइट। अगर हम बाकी रैंक्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इट वाज इन आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन होता है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग एग बाउल भी कहते हैं, एग बाउल ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो ओवर 100 बिलियन जो है यहाँ पे एग्स का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो एग की अवेलेबिलिटी भी हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। और जो पंजाब है, पंजाब आता है 4th नंबर पे। तो आंध्र प्रदेश इज फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड देन इट इज फॉलोड बाय हरियाणा, ठीक है। तो टॉप 3 में आते हैं हमारे आंध्रा, तमिलनाडु एंड हरियाणा, और उसके बाद आता है हमारा पंजाब, राइट। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो सर्वेज वगैरह कंडक्ट होते हैं या फिर इस तरह की चीजें कंडक्ट होती हैं कि किस चीज में हम लोग आगे हैं, पीछे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ये एस्टिमेट्स हमारे जो है वो आपको काफी थोड़े से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1986 की, तो 1986 में इंडिया में करीब 16 बिलियन का प्रोडक्शन होता था एग्स का, लेकिन अभी हम लोग जो है वो 100 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो एग प्रोडक्शन हमारे इंडिया में काफी अच्छा होता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें आपसे बेसिकली पंजाब के बारे में पूछा गया था। तो पंजाब जो है वो 4th रैंक पे आता है। याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो होता है वो 1st रैंक है, ठीक है। देखो, ए फॉर आंध्रा, ए जो होता है फर्स्ट अल्फाबेट होता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना बना के, ठीक है। और फिर तमिलनाडु, ओके, और फिर हरियाणा एंड देन पंजाब, राइट। और आंध्र प्रदेश को हम क्या कहते हैं? एग बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग का हमारी कंट्री में, ठीक है। इसी तरीके से गाइज और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम 2-3 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि मैं स्क्रीन ओपन कर लेती हूँ। जैसे कि अगर आपसे बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में, कि जैसे पर कैपिटा जो मिल्क अवेलेबिलिटी, यानी कि पर हेड जो मिल्क का अवेलेबिलिटी है, उसके अंदर पंजाब का रैंक क्या है? तो इस चीज के अंदर पंजाब का रैंक फर्स्ट आता है, ठीक है जी। पहले पंजाब आता है, 2nd नंबर पे हरियाणा आता है, ठीक है। तो पंजाब का रैंक पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी में आता है, ठीक है जी। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 261 ग्राम जो है दूध पर हेड जो है, पर कैपिटा जो है अवेलेबल है हमारे पंजाब में, ठीक है जी। जो कि एवरेज से भी ज्यादा है, ठीक है। इंडिया के एवरेज के, वर्ल्ड के एवरेज से भी ज्यादा है, मैं ये कहूंगी, ठीक है। तो हमारा जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है पंजाब के अंदर, वो 1st नंबर पे आता है। मतलब पंजाब इज द स्टेट इन इंडिया जहां पे मिल्क अवेलेबिलिटी हमारे पास 1st पोजीशन पे आती है। 2nd पे आता है हरियाणा, ठीक है। उसी तरह से एक हम फिश का डिस्कशन कर लेते हैं। फिश प्रोडक्शन के केस में भी देखो, अभी हमारा जो पंजाब है ना, वो कोस्टल एरिया के पास तो है नहीं, लेकिन स्टिल अगर मैं बात करती हूँ फिश प्रोडक्शन की, तो हमारा पंजाब फिर से 1st रैंक पे आता है, ठीक है। तो ना ये न्यूज़पेपर के अंदर जिस समय पे क्वेश्चंस छपे थे ना, एग्जाम के अंदर आए थे, उस समय न्यूज़पेपर में काफी हाईलाइटेड थे, ठीक है। तो द हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर या फिर इंडियन एक्सप्रेस में इसी तरह की हेडलाइंस आती थी, विद नो कोस्टल एरियाज पंजाब रैंक्ड 1st इन फिश प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरह की कुछ हेडलाइंस वगैरह हमारे पास आया करती थी। तो ये बेटा 1-2 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। हालांकि बहुत पुराना करंट अफेयर है, ठीक है, और अभी जो है वो नए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी चलो हमें डिस्कशन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना करंट अफेयर है तो आज ये डेटा चेंज हो गया होगा, सारा डेटा वेरीफाई कर लिया गया है, ये डेटा अभी भी सेम है, राइट।
चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है? सी 1970 के अंदर, 1970 का जो दौर चल रहा था उसमें दूध की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट की। क्या स्टार्ट की? व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, अभी आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो किससे डील करती है, तो वो यार मिल्क प्रोडक्शन से डील करती है। तो हम इंडिया को जो है मिल्क प्रोडक्शन के केसेस में सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे और इसलिए हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया था, हमने ऑपरेशन व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी। इस व्हाइट रेवोल्यूशन के अंडर हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है जी। तो बेटा कई बार ना नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है इसका, ऑपरेशन फ्लड। ऐसा लगता है जैसे कि फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट वालों का कोई काम होगा, कहीं पे फ्लड आया होगा और उसको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लड का मतलब ये नहीं है कि कोई फ्लड आया था, यहाँ पे फ्लड क्रिएट किया जा रहा है किस चीज का? दूध का, कि मिल्क की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है। ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, मैं ये लिख देती हूं, दिस वाज द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है जी। और ये जो ऑपरेशन है, ये जो मैं कहूं व्हाइट रेवोल्यूशन है, इसके फादर साहब हैं वर्गीज कुरियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन, ही इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो इंडिया के अंदर मिल्क का प्रोडक्टिविटी, मिल्क का अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च की थी और उसी व्हाइट रेवोल्यूशन के अंडर जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसने ऑपरेशन फ्लड जारी कर दिया था और इसको 1970 में लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे पास कुछ मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किला मुबारक जो है वो बठिंडा में है। ठीक है, जबकि लोधी फोर्ट वो कहां पे है? लोधी फोर्ट है लुधियाना में। देखो लोधी नाम से ही पता चल रहा है, जो लुधियाना जगह है उसका नाम पहले लोधियाना होता था। ठीक है, अभी अपन उसको लुधियाना बोलते हैं। ठीक है, पहले उसका नाम क्या होता था? लोधियाना। कहा जाता है कि लोधीज के द्वारा, जो लोधी वंश आया था दिल्ली सल्तनत का, उनके द्वारा इस सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है जी। तो लुधियाना जो है वहां पे हमारे पास लोधी फोर्ट अवेलेबल है। ठीक है जी। इसके अलावा इसके बाद इसको पुराना किला भी कहते हैं। हाँ, ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो लोधी फोर्ट है ना, इसको पुराना किला भी कहते हैं, पुराना किला भी कहते हैं इसको। सिकंदर लोधी के द्वारा बनवाया गया था ये। ठीक है, अब इसमें आपके बेटा दो क्लियर हो गए, एक तो किला मुबारक बठिंडा में है और लोधी फोर्ट जो है वो कहां पे है? लुधियाना में है। ठीक है जी। उसी तरीके से और भी है हमारे पास, जैसे कि आगे देखते हैं, क्वेश्चन में आएगा, आ गया। आम खास बाग जो है वो पंजाब के अंदर है। ठीक है जी, लेकिन पंजाब के किस एरिया के अंदर सिचुएटेड है? अगर आप कभी घूमने गए हैं तो हिस्टोरिकल प्लेस है सरहिंद। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा आम खास बाग। सी आम खास बाग क्या है? ठीक है, देखो आम मतलब कॉमन और खास मतलब स्पेशल, है ना। तो ये एक इस तरह का बाग है जहां जो कि कॉमन पीपल के लिए भी था, फॉर द कॉमन पीपल। ठीक है, और ये जो था ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल लोगों के लिए भी था। ठीक है, देखिए ये जो कंसेप्ट है आम खास का, ठीक है, ये कंसेप्ट जो है ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले उसने दिल्ली में लाल किले के अंदर जो है वो आम खास बनवाया था, जिसमें वो आम का इस्तेमाल कब करता था? जब उसे कॉमन लोगों के साथ मीटिंग करनी होती थी कि भाई शहर के जितने भी लोग हैं, अगर उनके कोई दुख है, तकलीफ है, कोई फरियादें हैं, तो वो मेरे पास आके डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन खास में वो क्या करता था? जितने भी अपने मिलिट्री जनरल्स होते थे या फिर बाकी के इंपॉर्टेंट लोग उसके जो कैबिनेट के अंदर होते थे, उन सभी के साथ जो है डिस्कशन करता था। आगे रिलीजन के ऊपर करता था, क्योंकि आपको पता है कि रिलीजियसली वो बहुत ही टॉलरेंट पर्सन था। ठीक है, तो इस चीज के लिए उसने आम खास बाग बनवाया था। ठीक है जी। अभी ये आम खास बाग का एक और प्रोटोटाइप हमने कहां पे जो है हमारे पास बना हुआ है? सरहिंद के अंदर बना हुआ है। ठीक है जी। तो ये आम खास का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और पंजाब वाला आम खास अगर आपसे पूछा जाए कि कहां बना हुआ है, तो सरहिंद में ये बना हुआ है। राइट।
नेक्स्ट देखिए, फिर एक और हमारे पास मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिख हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विरासत खालसा इज डेवलप्ड एट, ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो है इंडियंस वहां पे जरूर विजिट करते हैं, तो सभी को पता होता है कि इसका आंसर क्या है, आनंदपुर साहिब। तो आनंदपुर साहिब में विरासत खालसा जो सिख हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है उसको बनाया गया है, राइट। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये बनाया गया था 13 अप्रैल 1999 को। मतलब देखो हिस्ट्री से रिलेटेड तो है लेकिन कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस तो वो होगा, मॉन्यूमेंट तो वो होगा ना जो कि अपन ने हमारे जो आए हैं हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं या फिर हमारे जो गुरुज हैं उनके द्वारा कुछ फाउंडेशन किया गया हो, ठीक है, ये लेकिन रिलेटेड टू हिस्ट्री है। इसमें विरासत खालसा में हर चीज का जो है वो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू बहुत ही सारी चीजें इसके अंदर दिखा रखी है ना। तो अगर आप जो है विजिट करें तो बहुत अच्छी जगह है, जरूर देखना चाहिए, ठीक है। नाउ अभी यहां पे जो है ये जो चीज बनी हुई है ना, इट इज अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टोटली हिस्टोरिकल है तो बिल्कुल ही पुराने तरीके का होगा, ये बहुत ही एडवांस्ड लेवल है, ठीक है। इनको इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जो इनके आर्किटेक्ट है ना, वो आर्किटेक्ट इंडियन नहीं है, ठीक है। उनके पास अमेरिका की, कनाडा की, इजराइल की, तीन कंट्रीज की सिटीजनशिप है, ठीक है। तो वो बहुत रिसर्च करके जो है आर्किटेक्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये विरासत खालसा बनवाया है, बिल्कुल मॉडर्न लाइंस के ऊपर इसको बनाया गया है, ठीक है। लेकिन रिप्रेजेंट क्या करता है, हमारी जो सिख हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन, उसका सिंपल सा आंसर, आनंदपुर साहिब के अंदर हमारे पास सिख हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है जिसे हम क्या कहते हैं, विरासत खालसा कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम, जो महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम है हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज इन अमृतसर, शायद हमने लास्ट क्लास में ही इसको कवर किया हो। महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम जो है वो कहां पे है, वो अमृतसर के अंदर है ना। तो पहले ये जो है समर पैलेस हुआ करता था और अभी जो है इसको हमने क्या बना दिया था, 77 के अंदर हमने इसको जो है वो म्यूजियम बना दिया था। तो ये हमारा ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, या अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास लोहगढ़ के बारे में। तो ये भी हमारा शायद क्लास में कहीं ना कहीं हमने डिस्कशन किया हुआ है जब हम सिख हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो लोहगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो इट इज लोकेटेड इन अमृतसर। तो अमृतसर में लोहगढ़ फोर्ट हमारे पास लोकेटेड है, ठीक है जी। अमृतसर में ना एक और है, वो एक दो चीजें और देख लेते हैं अमृतसर में, जैसे कि सेंट्रल सिख म्यूजियम के बारे में अगर मैं बात करूं, ये भी आप प्लीज नोट कर लीजिए, जो सेंट्रल सिख म्यूजियम है वो भी हमारे पास कहां पे है, अमृतसर में है। इसके अलावा जामा मस्जिद खैरुद्दीन, हाँ ये अच्छी चीज है, जामा मस्जिद, जैसे जामा मस्जिद इज इन दिल्ली, लेकिन जामा मस्जिद खैरुद्दीन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जामा मस्जिद खैरुद्दीन जो है वो कहां पे है, हमारे पास अमृतसर में है, ठीक है। तो अमृतसर से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स हमारे पास काफी अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बंदा सिंह बहादुर वॉर मेमोरियल, जो बंदा सिंह बहादुर वॉर मेमोरियल है उसका दूसरा नाम क्या है, फतेह बुर्ज है। आज हमारी क्लास में क्वेश्चंस आएंगे बंदा सिंह बहादुर पे और हम काफी अच्छा डिस्कशन करेंगे उनके ऊपर, ठीक है जी। तो फतेह बुर्ज इज द अदर नेम ऑफ द बंदा सिंह बहादुर वॉर मेमोरियल, ठीक है जी। चलिए तो यहां तक हमने क्वेश्चन कवर किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी सिचुएटेड, देखिए फिलौर के अंदर जो फोर्ट वगैरह बना हुआ है, ठीक है, उसे हमने जो है अभी पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। वो महाराजा रणजीत सिंह फोर्ट था, महाराजा रंजीत सिंह फोर्ट था, अभी हमने उसको क्या बना दिया, महाराजा रंजीत सिंह पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी बना रखा है। फिलौर के अंदर अकेडमी होती है, ठीक है, वहां पे पुलिस, पंजाब पुलिस के जितने भी लोग भर्ती होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर्स किधर हैं, तो हेडक्वार्टर्स हैं जी चंडीगढ़ में,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को उल्टा सीधा मत कर देना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्रेनिंग जो होती है वो फिलौर में होती है, ठीक है, और जो इनकी हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, चंडीगढ़ के अंदर हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द साइंस सिटी इन पंजाब। देखिए ये तो सभी को पता है, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी जो है कहाँ पे है, जलंधर में है, और आप लोग जरूर घूमने भी गए होंगे, ठीक है। जगह जो एग्जैक्टली पड़ जाती है, जैसे कपूरथला की अगर मैं बात करती हूँ तो, ठीक है, तो ये जो लोकेशन है एग्जैक्टली हमारे पास जलंधर में पड़ जाती है। तो पुष्पा गुजराल साइंस सिटी काफी फेमस साइंस सिटी है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इट इज इन जलंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The College of Agriculture and at Ludhiana was converted into Punjab Agricultural University, ठीक है, तो आपको पता ही है ना, एग्रीकल्चर का कॉलेज था लुधियाना में, उसको 1962 के अंदर हमने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। तो कई बार आपसे बेटा सिर्फ साल नहीं पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता साल वगैरह पूछना इतना, हाँ आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम है इसका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कहाँ पे था, लुधियाना में, ठीक है जी। और उसे आज हम लोग क्या कहते हैं, PAU कहते हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, राइट। तो देखिए ये कुछ ना क्वेश्चंस हमारे पास जो हैं, ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जो हमें थोड़ा सा आर्किटेक्चर से रिलेटेड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसका आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर पेपर में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। तो उसको हम लोग जरूर पेपर में पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीज ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड आर। तो सिटीज हमें दे रखी हैं ग्रैंड ट्रंक रोड की, ठीक है, दिल्ली है, अमृतसर है, जलंधर है, लुधियाना है, ठीक है, पानीपत है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर हमारे पास सिटीज हैं। थोड़ा सा ना GT रोड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमारे देश में मुगल एम्पायर चला है ना, 1526 में जो है बाबर ने पहली बैटल लड़ी थी पानीपत की, और उसके बाद रूल एस्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है जी। तो 1526 में बाबर ने रूल किया, और बाबर जो है 1530 के अंदर ही मर गया, ठीक है। उसके बाद उनके जो औलाद है, उनके जो बेटे हैं हुमायूं, वो आते हैं राजगद्दी पे, ठीक है। लेकिन हुमायूं जो, जैसे इनका हुमायूं का नाम होता है ना, नाम का मतलब होता है तकदीर वाला या फिर फॉर्चुनेट, लेकिन ये हुमायूं जो रहेंगे पूरी एंटायर मुगल हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट पर्सन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो रूल है वो ढंग से कभी चला ही नहीं। 1530 से लेके इन्होंने 1500 जो है मैं कहूंगी 1500 इन्होंने 45 तक, पहले तो 45 तक रूल किया, 15 साल, या ठीक है। तो 1555 या 1555, दिस इज 1555, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने, उनकी जो डेथ हो गई थी 1556 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है जी। और इस रूल के अंदर ना एक बहुत बड़ा फेज आया था, एक बहुत बड़ा फेज आया था, और उसे हम कहते हैं सूर इंट्रिगनम, ठीक है। अभी वो जो फेज था वो किस तरीके से था, 1530 से लेके 1540 तक तो देखो इसका ही राज रहा, ठीक है। उसके बाद 1540 से लेके 1555 तक, 55 तक जो था ये रहेगा सूर इंट्रिगनम, ठीक है। अब ये जो सूर इंट्रिगनम है, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें एक अफगानी रूलर जिसका नाम था शेर शाह सूरी, ठीक है, वो इसके साथ बैटल लड़ता है हुमायूं के साथ, और हुमायूं को जो है दूसरी बैटल के अंदर भागना पड़ता है, ईरान भाग जाता है वो अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद जब शेरशाह सूरी खुद मर जाता है और उसके बेटे राज करते हैं, तब हुमायूं वापस आता है। इसीलिए हुमायूं का जो कार्यकाल चलेगा ना वो 2 पार्ट में है, ठीक है। पहले तो 1530 से लेके 40 तक, उसके बाद 40 से लेके 55 तक, ठीक है। यानी कि बीच के ये जो हमारे पास 15 साल हैं, इस बीच के जो 15 साल हैं उसके अंदर किसका रूल रहता है, शेरशाह सूरी का रहता है, ये वाला 1540 से लेके 55 तक, ठीक है। और उसके बाद 1555 से लेके 56 तक दोबारा से रूल शुरू हो जाता है हुमायूं का, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूं।
वैसे तो आप लोगों ने देखिए पढ़ा ही हुआ है सारा कुछ, ठीक है, तो इट्स जस्ट अ रिवीजन। हुमायूं का रूल देखिए 1530 से लेके पहले 1540 तक रहा, ठीक है, और उसके बाद इस बंदे का जो रूल है वो 1555 से लेके 1556 तक रहेगा। 1555 से लेके 1556 तक रहेगा। और बीच के जो 15 साल हैं वो बीच के 15 साल रूल किसका रहेगा? शेर शाह सूरी और उसके औलादों का, शेर शाह सूरी, ठीक है। ये सब हम क्यों देख रहे हैं? हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि शेर शाह सूरी ये जो पर्सन है ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, फादर ऑफ नेशनल हाईवेज, ठीक है। उस जमाने में नेशनल हाईवे का कंसेप्ट इसी पर्सन ने दिया था, ठीक है जी। तो नेशनल हाईवे का कंसेप्ट देते हुए इन्होंने बनाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या बनाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये बांग्लादेश में ढाका से लेके चलती थी पाकिस्तान में पेशावर तक। इतनी लंबी रोड बनाई थी इसने, बंदे ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, ठीक है। तो जब बेटा देश आजाद होता है, ठीक है, जब पार्टीशन हो जाती है, तो पार्टीशन हो जाती है तो हमारे पास जो पार्ट रह गया वो क्या है? अभी ढाका तो देखो बांग्लादेश का पार्ट है, तो इधर से हमारी जो हाईवे स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है अभी कोलकाता से। अब अपना ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये कोलकाता से लेके कहां तक चलता है? अमृतसर चलता है, ठीक है जी। लेकिन कोलकाता से अमृतसर के बीच में भी हमने इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बीच में दिल्ली ले लिया हमने, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट जीटी रोड थी हमारी, जो इंडिया के पार्ट वाली डिस्कशन कर रही हूं मैं, ठीक है, तो कंप्लीट तो देखो यहां से थी ढाका से लेके पेशावर तक, लेकिन 1947 के बाद अपने पास कितनी रह गई? कोलकाता से लेके अमृतसर तक। उसको भी अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बीच में दिल्ली का जंक्शन ले आए। अब ये जो अमृतसर से दिल्ली वाला है इसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे 1, ठीक है, और इसका एक और नाम है शेर शाह सूरी मार्ग, ठीक है। होपफुली इसको भी चेंज कर दिया जाएगा इस नाम को भी, ठीक है जी। इसको शेर शाह सूरी मार्ग कहते हैं, ठीक है। NH1 नेशनल हाईवे 1 है। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है। ये याद रखना कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने वाले, जो नेशनल हाईवेज का कंसेप्ट लेके आने वाले देश में कौन थे? वो एक अफगानी रूलर थे जिनका नाम था शेर शाह सूरी, ठीक है। इसके अलावा और भी इनकी क्रिएशंस हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हमारे पास हम मुगल हिस्ट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तब भी हम इस चीज को देखेंगे। इन्होंने रुपया बनाया था, ठीक है, इन्होंने करेंसी अपनी बनाई थी रुपया, और आज जो हम रुपीज करेंसी लेके चलते हैं ना अपने देश की रुपीज, वो हमने यहीं से डिराइव किया है, रुपया से, ठीक है। तो आगे चल के जब इनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको यहां तक समझ में आ गया है। तो सिटीज हमसे पूछी गई थी ग्रैंड ट्रंक रोड पे, वो है दिल्ली, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, ठीक है जी। और ये वो वाला पार्ट है जिसे हम नेशनल हाईवे 1 बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख कॉइन्स वर फर्स्ट मिंटेड बाय, फर्स्ट ये सिख कॉइन्स किसके द्वारा मिंट किए गए थे? बंदा सिंह बहादुर के द्वारा जो है ये कॉइन्स मिंट किए गए थे, ठीक है जी। तो अभी बंदा सिंह बहादुर जो है वो क्वेश्चन में आ चुके हैं, और इससे पहले भी फतेह बुर्ज, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आया था फतेह बुर्ज से रिलेटेड। तो चलिए अब हमारे पास टाइम आ गया, अब हम बंदा सिंह बहादुर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनकी लाइफ से। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 के अंदर हुआ था रजौरी में, ठीक है। रजौरी जो है वो पूंछ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसका, रजौरी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो नाम था वो था लक्ष्मण देव। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जात से क्या थे? राजपूत थे। तो ही वॉज अ राजपूत, ठीक है जी। लेकिन और कास्ट कौन सी थी इनकी? डोगरा कास्ट थी, डोगरा कास्ट से ये बिलोंग किया करते थे, ठीक है जी। नाउ लेकिन अभी ये जो है वो बैरागी साधु बन चुके थे, ठीक है जी, और अपना मेडिटेशन में जो है वो लगे रहते थे, ठीक है जी। तो बैरागी बन गए थे, और उसके बाद जब ये नंदेड़ में होते हैं तो वहां पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पहुंचते हैं, ठीक है। 1708 की बात करेंगे अब हम इस फेज की। नंदेड़ के अंदर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कहां पे मुलाकात हुई थी, ठीक है। तो नंदेड़ के अंदर इनकी मुलाकात हुई थी गुरु गोबिंद सिंह जी से,
ठीक है जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ऑलरेडी प्रोक्लेम कर चुके थे कि आगे से जो ह्यूमन गुरु होंगे अब उनका कंसेप्ट खत्म है, और जो आपके गुरु होंगे वो होंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, राइट। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी अभी बंदा सिंह बहादुर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं, अभी उनका जो नाम होगा इनसे मिलने के बाद वो नाम हो जाता है माधोदास, ठीक है। तो माधोदास उनका नाम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ही इज फेमसली नॉन एज बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। तो फेमसली इनको इसी नाम से जाना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी इनको बताते हैं कि किस तरह से मुगलों ने एट्रोसिटीज की हैं, अत्याचार किए हैं, सिखों पे किए हैं, हिंदुओं पे किए हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है इनको जो है वो थोड़ा सा ना ये जो थे नेचर वाइज थोड़ा इनका टेम्पर हाई रहता था, ठीक है। तो गुस्से वाले थे थोड़े से, तो इनका खून खौलता है, बहुत गुस्सा होते हैं ये। तो ये जो है गुरु साहिब से परमिशन लेते हैं कि आप मुझे आने की परमिशन दे दीजिए, मैंने जो है वो मुगलों से बदला लेना है, ठीक है जी। और गुरु साहिब उनको जो है परमिशन देते हैं, और उसी के साथ साथ उनको एक जो तीर कमान होता है, खंडा होता है, नगाड़ा होता है, वो चीजें जो है देते हैं, 5 एरोज देते हैं उनको, ठीक है। तो उसके बाद इनके साथ जो है 5 पर्सन्स को भी वो अकंपनाई करने के लिए कहते हैं, जैसे कि एक तो थे विनोद सिंह, भाई कहन सिंह, भाई बाज सिंह ते भाई दया सिंह, ठीक है, भाई रन सिंह भी सीगे, ठीक है। तो इन लोगों को कहते हैं कि बंदा सिंह बहादुर को आप अकंपनाई कीजिए, नेम्स हमारे लिए जानने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखे भी नहीं है, ठीक है। तो उनको कहा जाता है कि आप जो है यहाँ पे इनका साथ दीजिए बंदा सिंह बहादुर का, और जितने भी मुगलों के जो एट्रोसिटीज हुई हैं उन सबसे बदला लीजिए, ठीक है जी। तो जब वो वहां से डिपार्ट कर रहे थे, पंजाब की तरफ आ रहे थे, तो गुरु साहिब ने उनको कुछ हुक्मनामा दिए थे, ठीक है, कि पंजाब के सिखों को कुछ हुक्मनामा दे देना, ठीक है। उन हुक्मनामा में क्या लिखा हुआ था कि बंदा सिंह बहादुर जो हैं वो अब से आपके पॉलिटिकल लीडर रहेंगे, ठीक है जी। तो बेटा पॉलिटिकल लीडर से ना एक क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, ठीक है। हम कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह से सिख रूल जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन बेटा अर्लियर ही सिख रूल स्टार्ट हो चुका था, और हमारा जो फर्स्ट जो सिख रूल था ना, वो सिख रूल जो है किसके द्वारा बनाया गया था, वो बंदा सिंह बहादुर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है जी। तो एक तरह से हमारा जो फर्स्ट सिख रूल है वो इस्टेब्लिश हुआ था बंदा सिंह बहादुर के वजह से, ठीक है। उन्होंने ही एक तरह से इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। फिर देखिए जैसे जैसे बंदा सिंह बहादुर आते हैं पंजाब की तरफ अप्रोच करते हैं, तो उन्होंने काफी सारी बैटल्स लड़ी, जैसे कि उन्होंने सोनेपत पे अटैक किया, सबसे पहले सोनेपत पे अटैक किया, ठीक है। और उसके बाद जो पूना है वहां की सारी ट्रेजरी लूट ली थी उन्होंने, काफी सारा उन्होंने कैश वगैरह, देखो उनकी जो सोल्जर्स हैं भाई उनको भी बहुत ज्यादा चाहिए थी कुछ ना कुछ चीजों की, देखो रिक्वायरमेंट होती है ना, खाली पेट लड़ा नहीं जाता, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो होते हैं वो भी चाहिए होते हैं, तो इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है। और ये कोई ऐसा पैसा तो था नहीं जो मतलब एक तरह से चोरी किया जाए, ये पैसा ऑलरेडी जो है हिंदुस्तानियों पे जो है अत्याचार करके लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में कलेक्ट किया हुआ मनी था, ठीक है जी। तो वो सारा जो है उन्होंने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। फिर उन्होंने समाना के ऊपर कंक्वेस्ट किया। अभी समाना के ऊपर क्यों कंक्वेस्ट किया, रीजन क्या था कि समाना के अंदर वो जल्लाद रहता था जिसका नाम था सैयद जलालुद्दीन, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का एग्जीक्यूशन किया है, ठीक है जी। तो उस जल्लाद का घर भी वहीं था। इसके अलावा जिन्होंने जोरावर सिंह जी एंड फतेह सिंह जी इनका जो एग्जीक्यूशन किया था, वो दोनों पर्सन शशलबाग और बशलबाग वो भी वहीं पे जो है समाना के रहने वाले थे, इसीलिए जो है उन्होंने समाना के ऊपर भी अटैक किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुड़ाम के ऊपर अटैक किया। कुड़ाम अगर आप लोगों ने सुना है, कभी आप गए हो पटियाला से आगे तो कुड़ाम, ठीक है, वहां पे उन्होंने अटैक किया, कपूरी में अटैक किया, संधौरा में अटैक किया, ठीक है जी। तो ये सारे कुछ ऐसी बैटल्स हैं जो सिर्फ आप नाम जान लेंगे वही आपके लिए बहुत है। तो अभी क्वेश्चन कहां से आते हैं हमारे पास, उस बैटल के बारे में बात करते हैं, और वो आता है हमारे पास कंक्वेस्ट ऑफ मुखलिसपुर का कंक्वेस्ट, ठीक है जी। देखिए जब संधौरा के बाद जब बंदा सिंह बहादुर मुखलिसपुर पे अटैक करते हैं तो वो उसको कंक्वायर कर लेते हैं और कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको कैप्चर करते हैं ना बेटा, तो इस फोर्ट का नाम वो क्या रख देते हैं, लोहगढ़ रख देते हैं,
ठीक है जी, लोहगढ़ फोर्ट। ठीक है, अभी ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोहगढ़ फोर्ट बेटा रहेगा बंदा सिंह बहादुर का कैपिटल। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब बंदा सिंह बहादुर एक तरह से सिख रूल चला रहे थे देश के अंदर, सिख आर्मी बना रहे थे, तो उस समय जो है वो उनकी कैपिटल क्या थी, तो आपने याद रखना है कि कैपिटल उनकी क्या रहेगी, लोहगढ़, जिसका पुराना नाम जो पहले जो था वो मुखलिसपुर था। ठीक है, और मुखलिसपुर के फोर्ट को ही उन्होंने आगे चल के क्या नाम दे दिया, लोहगढ़। ठीक है, इसके अलावा देखिए उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बैटल्स रहेंगी, जो बैटल ऑफ छप्पर चिड़ी, बैटल ऑफ छप्पर चिड़ी। ठीक है, और बैटल ऑफ सरहिंद जो है, कंक्वेस्ट ऑफ सरहिंद। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्वेस्ट रहेंगे। ठीक है जी, तो बैटल ऑफ छप्पर चिड़ी, ठीक है, इसको जो है जो रियल टारगेट था बंदा सिंह बहादुर का वो क्या था कि सरहिंद को कैप्चर करना है। ठीक है जी, और सरहिंद के जो सूबेदार थे वो कौन थे, वजीर खान थे। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा इनके बारे में, वजीर खान। ठीक है, अभी वजीर खान जो है उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान किया। ठीक है, जब वो आनंदपुर साहिब की बैटल्स में और चमकौर साहिब की बैटल में भी उन्होंने ही उसने ही वजीर खान ने ही अपनी फोर्सेस को भेजा था गुरु जी के पीछे। जो हमारे साहिबजादे थे उन दोनों को भी वॉल के अंदर जिंदा जो है वो ब्रिक्ट करवाया था, वो भी वजीर खान ने करवाया था। और बहुत सारे इनोसेंट सिख और हिंदुओं की जो है इन्होंने एक तरह से मासेकर किया था, बहुत ज्यादा उनको जो है तकलीफ दी थी। ठीक है, इस वजह से बंदा सिंह बहादुर जो थे और उनके जो सिख थे उनका जो मेन टारगेट था ना वो सरहिंद को कैप्चर करना था, सरहिंद को कन्क्वर करना था। ठीक है, तो जैसे ही भाई अभी बंदा सिंह बहादुर अप्रोच करते हैं सरहिंद की तरफ, तो देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो बंदा सिंह बहादुर को जो है ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी कमांड को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, वो क्यों ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हुक्मनामाज भेजे थे गुरुजी ने। ठीक है, और हुक्मनामाज जब उन्होंने पढ़ के सुनाए थे सबको, तो काफी लोगों ने जो है गुरुजी का ऑर्डर उसको समझ के जो है उनका साथ देना शुरू किया। ठीक है जी, तो बहुत सारे जो है पर्सन्स उनके साथ आ गए थे, लेकिन वजीर खान की आर्मी में 20,000 जो थे वो कम से कम 20,000 जो थे सोल्जर्स थे उसकी आर्मी में। ठीक है, बहुत ही भयानक बैटल होती है। ठीक है, और जब बैटल होती है कहां पे होती है, छप्पर चीड़ी में होती है। ठीक है जी, तो छप्पर चीड़ी जो है वो ना सरहिंद के ईस्ट पोर्शन में पड़ता है। ठीक है, वहां पे जो है बैटल होती है। कुछ लोग थे जैसे कि सुच्चानंद वगैरह, जो कि मतलब उनके जो फर्दर नेफ्यूज वगैरह थे, वो बंदा सिंह बहादुर की आर्मी को ज्वाइन किस लिए करते हैं, ताकि वो उनको एन मौके पे धोखा दे सकें। ठीक है, तो वो वहां से भाग जाते हैं। सो ये बस थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन भाग गया था। ठीक है जी, तो सुच्चानंद जो है उनके जो नेफ्यूज वगैरह हैं वो वहां से भाग गए थे ताकि डिस्करेज कर दे हम बैटल फील्ड पे उनको। लेकिन बंदा सिंह बहादुर जो है उन्होंने अपने सिखों को एनकरेज किया और जो है ये लड़ाई उन्होंने जीत ली। ठीक है जी, तो 1710 एडी तक इन्होंने जो है सरहिंद की छप्पर चिड़ी की लड़ाई जीत ली, और फिर बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के किले पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है जी, तो छप्पर चिड़ी की लड़ाई ये जीत गए और उसके बाद सरहिंद के किले पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है जी, वजीर खान के जो खजाना होता है, जो ट्रेजरी होती है, उसमें से उनको 2 करोड़ रुपए भी मिले। ठीक है जी, और भी बहुत सारे, जैसे अभी जो करेगा वो भरेगा, अभी सुच्चानंद के जो है वो वहां से भी काफी कुछ पैसा उन्होंने लूट लिया, काफी सारे ऑफिशियल्स में से पैसा लूट लिया। वजीर खान की बॉडी जो है, डेड बॉडी जो है वो पेड़ के साथ लटका दी गई। ठीक है जी, और बाकी सब जिन्होंने भी सिखों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए थे उन सबको जो है बहुत ज्यादा उस समय सजा दी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बहुत ज्यादा कंक्वेस्ट किए, और उसके बाद ये मूव करते हैं जैसे गंगा यमुना दोआब की तरफ, वहां पे ये कंक्वेस्ट करते हैं। जलंधर दोआब के अंदर जो है कंक्वेस्ट होता है इनका। अमृतसर, बटाला, कलानौर, पठानकोट, इन सब जगहों पे कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो काफी सारे इन्होंने बैटल्स लड़ी। बैटल ऑफ अमीनाबाद हो गया, संधौरा हो गया, लोहगढ़ हो गया। ठीक है, अभी जब बैटल ऑफ लोहगढ़ चल रही है तो उस समय अभी मुगल सीट के ऊपर कौन बैठे हैं, बहादुर शाह बैठे हैं आके। ठीक है जी, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कंटेम्परेरी रूलर्स में एक तो बहादुर शाह का नाम आता है
और आगे चल के हम फारूक शियार का नाम पढ़ेंगे, उसका आता है। ठीक है जी। तो बहादुर शाह जो है वो बहुत सारी कोशिशें करता है कि किसी तरह से बंदा बहादुर की जो है एक्टिविटीज उसको कंट्रोल किया जा सके, उनकी पावर्स को वो खत्म किया जा सके, लेकिन फिर भी जो है बंदा सिंह बहादुर जो है अपनी पावर को रीस्टैब्लिश कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर जब हमारे पास ये फारूक शियार जो है वो एम्परर बन जाता है, ठीक है, इंडिया का जो एम्परर बन जाता है, तब वो क्या करता है, तब वो कश्मीर के सूबेदार अब्दुस समद खान को जो है खड़ा करता है सिखों के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बैटल होती है वो होती है बैटल ऑफ गुरदास नंगल। ठीक है, अभी मैं ना इसको आपने आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूं ताकि हम आगे इसको दोबारा से पढ़ सकें। ठीक है, तो उसके बाद जो फेमस बैटल होती है वो होती है बैटल ऑफ गुरदास नंगल। ठीक है, क्योंकि बेटा ये वो बैटल है जिसके बाद बंदा सिंह बहादुर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है जी, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उसने फारूक सियार ने अब्दुस समद जो है उसकी बहुत बड़ी आर्मी जो है उनके पीछे लगा दी। ठीक है, अभी बंदा सिंह बहादुर जो है उनके ऊपर सडनली ऑल ऑफ द सडन जो है वो अटैक हो जाता है। ठीक है, जो वो गुरदास नंगल उस समय पहुंच जाते हैं, तो वहां पे वो जो है मतलब एक पर्टिकुलर जो है एक हवेली के अंदर अपना रेफ्यूजी ले लेते हैं। ठीक है, रेफ्यूजी मतलब वहां पे जाके वो सेटल हो जाते हैं और हवेली को पूरी तरह से जो है बाहर से घेर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बहुत टाइम तक, कम से कम 8 महीने 8 मंथ जो है वो लग जाते हैं मुगलों के द्वारा इस हवेली को सीज करने में। क्यों? क्योंकि अंदर जो सिख बैठे थे उन्होंने ना एक बहुत ही बड़ा ट्रेंच जो है वो लगा दिया था, मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रेंचेस बना दिए थे जिसमें उन्होंने बहुत सारा पानी भर दिया था। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से एनिमीज जो हैं वो वहां तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो कम से कम 8 महीने लग गए थे मुगलों को जो है इस हवेली के ऊपर कैप्चर करने में। ठीक है, तो अभी देखिए फूड वगैरह सब खत्म हो चुका था, तो अभी काफी दिनों तक तो वो बेचारे घास पत्तियां, ठीक है, ये सभी खाते रहे। जो विनोद सिंह थे, एक इनके बारे में बताऊंगी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 लोग इनके साथ भेजे थे ना, उनमें से जो विनोद सिंह थे उन्होंने कहा कि हमें हवेली छोड़ देनी चाहिए, पर बंदा सिंह बहादुर कहते नहीं, हमें अपने आखिरी सांस तक लड़ना है। ठीक है, तो देखिए फिर विनोद सिंह जो है वो छोड़ के चले जाते हैं वहां से, जिसकी वजह से क्या होता है, अब विनोद सिंह के साथ उनके जितने भी कंपेनियंस थे वो भी चले गए। पहले ही हमारे पास आर्मी में पर्सन्स कम थे, अभी और ज्यादा चले गए, तो जिसकी वजह से जो है सिख काफी रिड्यूस हो गए थे नंबर में। ठीक है, तो अभी उनके लिए जो है इस तरह की कंडीशंस में फाइट करना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। देखिए जैसे पहला भी डिस्कस किया हमने, जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो लड़ेंगे कैसे, है ना। तो फाइनली जो है 1715 के अंदर जो है मुगलों ने इस हवेली को एक्वायर कर लिया था। ठीक है, इस हवेली को भी सीज कर लिया था और कम से कम बंदा सिंह बहादुर के साथ 200 कंपेनियंस जो हैं, उनके जो 200 कंपेनियंस थे बंदा सिंह बहादुर, इन सबको अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, फिर देखिए इनको जो है प्रोसेशंस निकाले गए लाहौर के अंदर, दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जो है वो जलसे वगैरह निकाले गए थे इनके सभी बाजारों वगैरह के अंदर। ठीक है, फिर जो है डेली बेसिस पे जो है बहुत सारे सिखों का मासेकर किया जाता था, जितने भी मतलब कैद कर रखे थे सभी प्रिजनर्स को कहा जाता इस्लाम कबूल करो, लेकिन वो इस्लाम कबूल नहीं करते थे, तो उनका जो है मासेकर किया जाता था। फिर बंदा सिंह बहादुर के बेटे थे अजय सिंह, सरदार अजय सिंह। ठीक है, उनका भी उनके लिए कहा गया बंदा सिंह बहादुर को कि आप अपने बेटे को मार दीजिए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उनके बेटे का दिल निकाल लिया गया और उनके जो है वो मुंह में जो है वो जबरदस्ती जो है डालने की कोशिश की गई। मतलब बहुत ही ज्यादा जो कहेंगे बेरहमी वाला काम जो है उस समय किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई, फिर भी बंदा सिंह बहादुर ने ये नहीं बताया कि उन्होंने सारी ट्रेजरी वगैरह, एक्चुअली में तो देखो इतना ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर ट्रेजरी के बारे में जानने के लिए हो रहा था कि कहाँ पे है उनकी ट्रेजरी, कि सारा का सारा खजाना मुगलों को मिल जाए, तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बताया कुछ भी। फिर उनकी आंखें निकाल ली गई, हाथ पैर काट दिए गए, छोटे छोटे टुकड़े मतलब कर दिए गए थे। ठीक है, तो काफी ज्यादा मतलब दर्दनाक मौत जो है उनको दी गई थी।
तो चलिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन याद रखना है वो क्वेश्चन ये है कि जी कौन सी बैटल जो हुई थी, लास्ट बैटल थी जिसके बाद बंदा सिंह बहादुर का एग्जीक्यूशन किया जाता है, और वो बैटल है हमारे पास बैटल ऑफ गुरदास नंगल। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो ये हमने डिस्कशन किया बंदा सिंह बहादुर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इन पंजाब? तो पंजाब, अभी हम थोड़ी देर पहले नेशनल हाईवेज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसमें एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 11 जो है टोटल नेशनल हाईवेज है पंजाब के अंदर। ठीक है, सो टोटली थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओनली सन ऑफ बंदा सिंह बहादुर हु वाज मार्टर्ड बाय द मुगल रूल? ठीक है, तो ये देखिए हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था अजय सिंह जी के बारे में। ही वाज द ओनली सन, ठीक है, ऑफ बंदा सिंह बहादुर, जिन्हें जो है वो मार दिया गया था मुगलों के द्वारा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए बंदा सिंह बहादुर इशूड न्यू कॉइन्स इन द नेम ऑफ नानक शाही एंड गोविंद शाही। ठीक है जी, ये जो कॉइन्स थे ये किस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जो इन कॉइन्स के ऊपर जो लैंग्वेज है वो कौन सी थी? तो देखिए उस समय ना देश में पर्शियन लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा चलती थी, और काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर ना पर्शियन भाषा ही निकल के आते हैं अपने पास। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस, उसमें भी आंसर अपने पास पर्शियन निकल के आता है। ठीक है, तो कौन सी भाषा में कॉइन्स इंस्क्राइब किए हुए हैं? ये किए हुए हैं पर्शियन भाषा के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और कॉइन्स के नेम देख लीजिए, यहाँ पे नानक शाही एंड गोविंद शाही कॉइन्स के नेम है। ठीक है, तो ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास जो है वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, और सिख कॉइन्स भी जो है इनके द्वारा ही सबसे पहले मिंट किए गए थे, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेम द प्लेस वेयर बुड्ढा दल एंड तरुण दल, द टू दल्स ऑफ द सिक्स वर क्रिएटेड। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है दल से रिलेटेड आता है। ठीक है जी, चलिए तो पहले तो इसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, बुड्ढा दल और तरुण दल। देखिए जो हमारे पास ना काफी जो हमारा जो सेक्ट है ना वो एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, देखिए इससे भी पहले ऐसा हुआ था, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, इससे भी पहले ऐसा हुआ था। मैं पुराना पहले डिस्कस कर लेती हूं। जब बंदा सिंह बहादुर का एग्जीक्यूशन हुआ था तो उसके बाद उनकी जो डेथ है, उसके बाद जो है हमारा जो खालसा है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक तो है बंदरी खालसा, ठीक है, और दूसरा था तट खालसा। ठीक है, बंदरी खालसा और तट खालसा। जो बंदरी खालसा था वो लोग जैसे जैसे नाम से पता चल रहा है ना, बंद बंद मतलब बंदा। ठीक है, तो ये लोग बिलीव करते थे बंदा सिंह बहादुर में। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर में। ठीक है, तो ये जो है इनके जो प्रिंसिपल्स थे, इनका जो बिलीफ था वो बंदा सिंह बहादुर के लिए था। ठीक है जी, लेकिन जो तट खालसा वाले थे वो बिलीव करते थे गुरु गोबिंद सिंह जी में। देखिए बात तो एक ही है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही अपॉइंट किया था। ठीक है, लेकिन जो है ना कई बार क्या होता है कि चीजों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब एक बहुत सुप्रीम पॉलिटिकल लीडर हमारे पास नहीं होते ना, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी भी जो है दुनिया में नहीं थे, बंदा सिंह बहादुर का भी एग्जीक्यूशन हो चुका था। जब इस तरह से लोग नहीं होते ना तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी ही आनी है। ठीक है, तो इस तरह से ना हमारे पास ऑलरेडी देखिए दो सेक्ट जो है खालसा के डिवाइड हो गए थे। ठीक है जी, अभी ये जो दो सेक्ट डिवाइड हो गए थे ना, इनको जो है वो बाद में जो है वो करवा लिया गया था, एक साथ ले आए थे। ठीक है जी, तो इन सबको एक साथ ले आए थे। तो ये सेक्ट जो है दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए थे। बहुत लोगों ने इनको अच्छी तरह से समझाया। ठीक है जी, तो इनके सारे डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियर कराए गए थे। और किनके द्वारा करवाए गए थे? भाई मनी सिंह जी। भाई मनी सिंह जी, भाई मनी सिंह जी जो थे वो उस समय अमृतसर में जो दरबार साहिब है उनके हेड ग्रंथी थे। ठीक है, ही वॉज एट दैट टाइम, ठीक है, उस समय की बात कर रही हूं, हेड ग्रंथी थे उस समय वो हरमंदिर साहिब के। ठीक है, तो 1721 की बात है, आपको डेट याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उस समय इन्होंने जो है दोनों जो है दलों को आपस में बिठाया और इन सबके जितने भी डिफरेंसेस थे वो कवर करके सबको एक में मर्ज कर दिया। ठीक है, और रिक्वेस्ट की कि देखिए इस तरह की जो है अपने आप को डिवाइड मत कीजिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही बंदा सिंह बहादुर को भेजा था, तो आप उनके दोनों के नाम के ऊपर जो है अलग अलग क्यों कर रहे हैं, दलों को डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं है कि बुड्ढा दल और तरुण दल जिसके बारे में आपने पढ़ा है उससे पहले कोई दल नहीं बने थे, उससे पहले भी बने थे।
ठीक है, तो बंदरी खालसा बना था और तट खालसा बना था, लेकिन इसको रीयूनाइट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं एक स्क्रीन ओपन कर लेती हूँ, वहां पे आप देख लेना। ठीक है, तो बाकी का वहां पे लिख लेते हैं। सी, देखो आंसर तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया कि अमृतसर के अंदर जो है ना, वो मतलब जो अपना ये जो अपना खालसा दल था, खालसा था जो दल खालसा जिसे हम बात करते हैं, दल खालसा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है जी, एक तो बुड्ढा दल नाम से ही पता चल रहा है और एक तरुण दल। ठीक है, तो बुड्ढा दल में 40+ ईयर्स के जो लोग थे, ठीक है जी, 40 ईयर्स से ज्यादा थे। ठीक है जी, और कई बार ना जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो इनके हेड के बारे में पूछा जाता है। तो इनके जो हेड थे ना वो थे नवाब कपूर सिंह, नवाब कपूर सिंह। या जो इनके जो हेड थे वो कौन थे, वो थे नवाब कपूर सिंह। ठीक है, तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन था हमारे पास तरुण दल। ठीक है, तरुण दल, और तरुण दल जो था वो तो आपको पता ही चल रहा है नाम से कि तरुण दल में क्या होगा, तरुण दल में जो होंगे यंग पीपल होंगे ताकि वो लोग आर्मीज के लिए फाइट कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास तरुण दल है। तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं इस चीज को। तो ये पहले तो यही देख लेते हैं कि तरुण दल जो है हमारे पास, ठीक है, और ये जो है हमारे पास जो था आर्मी के लिए, सिख आर्मी, सॉरी या आर्मी के लिए जो यंगस्टर्स थे, आर्मी में जो यंगस्टर्स थे उनके लिए बनाया गया था ताकि जो लोग लड़ सकें। ठीक है, तो इस चीज के लिए जो है वो बनाया गया था। तो दल खालसा जो था, हमने ये पढ़ा कि दल खालसा जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया था। ठीक है जी, तो दल खालसा की जो डिस्कशंस होती थी, ठीक है, वो दोनों की मिक्स साथ में ही डिस्कशन होती थी, और जब ये साथ में मिलते थे तो इसको सरबत खालसा कहते थे, सरबत खालसा। ठीक है, तो दोनों का ही जो है वो सरबत खालसा, और सरबत खालसा के भी जो लीडर होते थे, इलेक्टेड लीडर होते थे, वो होते थे नवाब कपूर सिंह। ठीक है जी, तो नवाब कपूर सिंह ने ही जो है पहले इसको डिवाइड किया था और फिर बाद में इन्होंने सरबत खालसा इनको जो है वो मिक्स कर लिया कलेक्टिवली। अब इसको अपन जो है वो जो बाद में जो है वो दल खालसा बोला जाता है। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब वाज अर्लियर नोन एज, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पुराना नाम क्या था? पोथी साहिब एंड आदि ग्रंथ, पोथी साहिब एंड आदि ग्रंथ। ठीक है जी, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि कंपाइलेशन कितनी बार हुई है। ठीक है, तो देखिए 2 बार इसकी कंपाइलेशन हुई है, 2 टाइम्स कंपाइल किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो कंपाइलेशन हुआ था वो गुरु अर्जन देव जी ने किया था, गुरु अर्जन देव जी ने। ठीक है जी, और इनको लिखा किसने था? तो कंपाइलेशन गुरु अर्जन देव जी का था, लेकिन लिखा किसके द्वारा गया था? भाई गुरदास जी के द्वारा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसके द्वारा लिखा गया था? भाई गुरदास जी के द्वारा। ठीक है जी, सेकेंड टाइम जब इनका कंपाइलेशन हुआ है, तो सेकेंड टाइम जो कंपाइलेशन किया गया है वो गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा किया गया है। राइट, और इस समय इनको जो लिखने वाले थे वो थे भाई मनी सिंह, भाई मनी सिंह। ठीक है, इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है जी, तो अभी तो देखिए गुरु अर्जन देव जी ने जो लिखा था, उसके बाद इसको जो है आदि ग्रंथ जो है वो इंस्टॉल भी किया गया था हरमंदिर साहिब के अंदर। हमने पढ़ा था कि हरमंदिर साहिब में इसको इंस्टॉल किया गया था 1604, याद होगा शायद आपको, अपन लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है। और इनके जो फर्स्ट ग्रंथी थे वो थे बाबा बुड्ढा जी, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। बाबा बुड्ढा जी वॉज द फर्स्ट ग्रंथी। ठीक है जी, तो आदि ग्रंथ जो है उसके अंदर पहले 5 गुरुओं की बानी है। ठीक है जी, तो फर्स्ट 5 जो गुरुज हैं
उनके बारे में यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है जी। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है उसमें फर्स्ट 5 गुरुज के बाद आगे के जो हिम्स वगैरह ऐड होते हैं और 9th गुरु जी के जो हिम्स हैं यानी कि गुरु तेग बहादुर जी के जो हिम्स वगैरह हैं वो सब भी ऐड किए जाते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी इसको अच्छी तरह से कंपाइल करते हैं और लिखते कौन है इनको? भाई मनी सिंह जी लिखते हैं, ठीक है जी। 31 इसमें राग हैं, 31 राग से कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, 31 राग हैं, 1430 पेज हैं, 1430 पेज हैं और 5894 इसमें हिम्स हैं, ठीक है, 5894 इसमें हिम्स हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बनते हैं ना बेटा वो यही बनते हैं कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जो है किन्होंने कंपाइल किया है और किन्होंने लिखा है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है। और आदि ग्रंथ को हमने कहां पे इंस्टॉल किया था? सबसे पहले हरमंदिर साहिब में इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गुरु ग्रंथ साहिब का जो अर्लियर नेम है वो क्या है? पोथी साहिब एंड आदि ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द सिख एम्पायर? सिख एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे? और वो थे दुलीप सिंह, ठीक है, महाराजा दुलीप सिंह सिख एम्पायर के लास्ट रूलर थे, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की डिस्कशन। तो इसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, बंदा सिंह बहादुर के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो हमारा फेज रहेगा उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और महाराजा दुलीप सिंह के बारे में भी फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, जो आज हमारा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। तो इनके डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।